वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम यूके टाइम के मुताबिक 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाजरीन, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं और आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी आपके मसाइल हों, जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक हो, उनको हल करने की कोशिश करता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में आप बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका एक सबूत यह है कि हज़ारों की तादाद में कॉल्स आती हैं इस प्रोग्राम में। हत्ता के प्रोग्राम का सिलसिला शुरू होने से पहले ही कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं मैनचेस्टर से बोलता हूँ जी। मुझे 12 साल हो गए लगीसी में, मेरा केस 4 साल से पेंडिंग है। तो उनको नोटिस भी दिया था कि 28 डेज के अंदर हमारा डिसाइड कर दो, तो हमने तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो उन्होंने लेटर रिसीव किया कि 6 माह के अंदर हम आपका डिसीजन करेंगे। 6 माह भी हो गए और रिमाइंडर भी डाला है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो बच्चे भी 7 साल हो गए, यहाँ का बॉर्न है, दो बच्चे यहाँ के बॉर्न है, 7 साल हो गए। और दूसरे बच्चे आए थे, वो 8 साल है, अंदर 14 है दोनों। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कितने चांस है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि लेगेसी में अगर आपने अप्लाई किया था और उस वक्त आपकी वाइफ ने भी अप्लाई किया था, तो फिर इसका मतलब है पूरी की पूरी फैमिली लेगेसी में आती है, तो आपको उस टाइम मिल जाना चाहिए था। तो बहरहाल सिलसिले में यही है कि दोबारा उनको रिमाइंडर भेजें, या फिर ना हो तो उनको एक नोटिस भी आप दे सकते हैं कि आप इस केस को हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं कि अगर आपके केस का जल्दी फैसला ना किया जाए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर बच्चों के साथ आपको 7 साल पूरे हो गए और आप बच्चों की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चों की बेस पे अप्लाई करें फिर भी आपको स्टे मिलने के 100% चांसेस है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने आपसे पूछना है कि अगर पाकिस्तान बंदा शादी करने के लिए जाए, तो अगर 14,000 बंदे की जब 15 तनख्वाह हो, तो अकाउंट में 8,000 पाउंड हो, तो वीजा मिल जाता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इस वक्त जो रूल्स वो ये कहते हैं, आपके पास 18,600 पाउंड अगर आपकी साल की इनकम है और पिछले 6 महीने से आपने काम किया और 6 महीने से पैसे आपके बैंक में जा रहे हैं, आपके पास उसकी एविडेंस मौजूद है, उसका सबूत मौजूद है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट या ये शर्त पूरी नहीं कर सकते, दूसरी फिर ये शर्त है कि आपके बैंक में अगर कोई तकरीबन 17,000 के लगभग रकम पिछले 6 महीने से पड़ी हुई है, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मोहम्मद फैसल बोल रहा हूँ मीरपुर से। जी सर, मेरा निकाह इधर 2011 में हुआ था, इधर पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा। तो मेरी वाइफ जो है वो ब्रिटिश है। ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट Tier 4 वीजे पे जाके वहां पर अपना वीजा स्विच कर सकता हूँ स्टूडेंट में, हालांकि मेरी वाइफ जो है वो काउंसिल के मकान में रह रही है और वो आल्सो अपना जो है ना बेनिफिट्स भी ले रही हैं। तो ऐसा तो क्या हाल होगा इसका? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपकी शादी ब्रिटिश नेशनल से होती है, खो आप मीरपुर में हैं या पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में हैं या यूके में हैं, तो रूल्स एक ही जैसे हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप की मिसेज काम नहीं करती, गवर्नमेंट से वो जो बेनिफिट्स हैं वो ले रही हैं, तो इसका मतलब आपको शादी की बुनियाद पर स्टे मिलने के चांसेस नहीं है। तो ये चांसेस पाकिस्तान से भी नहीं होंगे और यहाँ से भी शादी की बुनियाद पर नहीं हो सकते। अगर आप Tier 4 पे यानी स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पढ़ने के लिए आ जाते हैं, यहाँ से अगर आप जो वीज़ा है उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए जो शराइत है वो वही है कि आपकी मिसेज काम कर रही हो, उसकी इनकम 18,600 पाउंड हो। तो ब्रीफ ये है कि वो काम करेगी तो फिर आपको बुलवा सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरी भांजी है, अच्छा, जो उसको 7 साल हो गए यहाँ पर आई हुई है एज ए स्टूडेंट। अच्छा। उसने इस साल इंशाल्लाह और 2-3 महीने में PhD फिनिश कर लेगी। अच्छा। तो क्या उसका स्टेटस यहाँ पर रहने का क्या बनता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में उसने बहुत पहले अपने सेटलमेंट की कोशिश कर देनी चाहिए थी, जो कि पहले काफ़ी सारी स्कीम्स थी जिसमें कि स्टूडेंट जो यहाँ पे आते थे वो यहाँ पे सेटल हो सकते थे। जैसे 2 साल पहले तक Tier 1 जनरल होती थी, जो HSMP जिसका पहला नाम था, उस पर वो चेंज कर सकती थी। उसके बाद फिर वो साइंस और इंजीनियरिंग स्कीम होती थी IGS, उसमें वो आ सकती थी, या फिर PSW थी, इसमें आ सकती थी। उसे अपना स्टेटस चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रूल सख्त होते जा रहे हैं। अब यही है क्या कि अगर वो किसी तरीके से यहाँ 10 साल पूरे कर ले तो 10 साल की बुनियाद पे अप्लाई कर सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर कोई एम्प्लॉयर उसको वर्क परमिट दे तो वो वर्क परमिट पे उसको Tier 2 कहते हैं, उस पे यहाँ पे रह सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं काशिफ बोल रहा हूँ पेट्रोल से। जी काशिफ साहब फरमाइए। मुझे ये पता करना
कि मैं यहाँ पे आए अपने आप जी, और हमें स्टे के लिए अप्लाई करना, मुझे ये कंफर्म करता था कि हमारे केस को डिपेंडेंट नहीं जाएगा या लग जाएगा। अभी मेरी एज ऊपर हो गई 18 साल। नहीं तो आपने क्या करना है? मुझे इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। मेरे अब्बू के 6 साल हो गए यहाँ पे और मुझे 2 साल हो गए यहाँ। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इमिग्रेशन वालों को करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं, उसके बाद उसका हाँ या ना में फैसला करते हैं। तो अगर तो आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी शराइत हैं, जो रूल्स हैं, उनको आप फुलफिल कर रहे हो, रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हैं, तो फिर तो उनको आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं होती है कि आपको वो स्टे ना दें या आपकी एप्लीकेशन अप्रूव ना करें। लेकिन अगर आप कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है और बाज़ हालात में अपील का राइट आपको मिलता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना था, मैंने अपने हस्बैंड का जो है सेटलमेंट वीजा अप्लाई किया था। अच्छा। लास्ट मंथ। तो वो ये जो होते प्रीमियम अपॉइंटमेंट के लिए गए थे होम ऑफिस में। ठीक। वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उनको एक आधा और चाहिए था, उन्होंने कहा बाय पोस्ट में भेज देना। अब 1 महीना हो गया, वो ना तो किसी ईमेल का जवाब दे रहे हैं, ना वो कुछ बता रहे हैं। उनको लेटर भी लिखा कि अर्जेंट चाहिए क्योंकि अर्जेंट फीस दी हुई है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये होम ऑफिस जाके पूछ सकती हूँ या क्या करूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, पहली बात यह कि आपने जो फ़ी भरी है, मुझे लगता है आपने प्रीमियम सर्विस की फ़ी भरी है, तो उसका यही होता है कि उसी दिन आपके उन्होंने स्टे लगा के दे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतना डिले नहीं करना चाहिए था। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे आप खुद चली जाएँ, चूँकि ईमेल का या फैक्सेस का या टेलीफोन का जवाब नहीं देते, काफ़ी बिजी ऑफिस है, पता करें उस दिन क्या कहते हैं। दूसरा ये कि आप उनको एक नोटिस दे सकती हैं कि चूँकि आपने प्रीमियम की फ़ी भरी थी, तो आपके केस का अगर नेक्स्ट 14 डेज़ में या कोई उनको टाइम दे, इसमें अगर फैसला नहीं करते हो तो आप इसको हाई कोर्ट में ले जाएंगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, सत श्री अकाल, मलिक जी बोलते पे हैं? जी हाँ, फरमाओ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਪਲੂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो कौन सा वीजा उनके पास? विजिटर? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ। तो उन्होंने स्टे नहीं लगाई, जिस 3 साल का वीजा दे दिता है। ठीक है। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਪਲੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मैं समझ गया, उनको यहाँ पे 3 साल का स्टे मिला है, इसको डिस्कशन लीव कहते हैं। हाँ, वो बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो उनको हर किस्म के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं बेनिफिट्स के लिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। I'm calling from Birmingham and I'm trying to ask the question that my cousin, she's been living here for 8 years and she's trying to apply for a stay and it's been 1 year since she's trying to get, she's applying. She's only got 1 son and she's living on her own. And is there an opportunity to get her a stay done? Basically, if she had made any application to regularize her stay, and the best thing is just wait and see what the decision is. And if you are thinking that application is taking too long, and you can contact to the Home Office by telephone, by fax, or by letter, or through your MP, or through email. Contact to the Home Office, and you can find it out why it's delaying. And normally these kind of applications takes 3 to 6 months time. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम विश है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरे को जानना था कि मैं यहाँ पे Tier 2 वर्क परमिट पे हूँ पिछले 5 साल से, कंपनी स्पॉन्सर्ड पे। और मेरे को ना, मेरा जो प्रोफेशन है वो फोटोग्राफर है, तो मेरी कंपनी मेरे को इन एंड आउट बहुत काम के लिए भेजती रही है कंट्री से बाहर। मेरी मार्च के अंदर मेरी इंडेफिनेट टू लीव रिमेन है, बट मेरे तकरीबन 600 दिन आउट हैं कंट्री से बाहर। अगर मेरी कंपनी मेरे को सारे लेटर्स प्रोड्यूस करे तो क्या मेरे को IRR के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं रुक के करूँ? मेरा 2 साल का एक्सटेंशन और मेरे को मिल गया है जो कि 2014 एंड में खत्म हो रहा है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं सर, ये जानना है मेरे को। थैंक यू। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे नहीं लगता आपको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा, तो कि आप तकरीबन 2 साल तक बाहर रहे, तो अगर 5 साल में 2 साल बाहर रहे वो स्टे नहीं देते, उसमें रूल यही है आप 5 साल तक UK में रहे हो, एक्सेप्शनली उसमें अलाउ करते हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप एक्सटेंशन करवा लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं मेरा अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरे पास इंडेफिनिट है और मेरा बेटा पैदा हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा। क्या मैं उनकी रजिस्ट्रेशन और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, वहाँ से कर सकता हूँ? जी नहीं, उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं वहाँ से।
अगर वो यूके में होते फिर आप अप्लाई कर सकते थे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है कि जो स्पाउस वीजे का आप बता रहे हैं कि 18,600 है जी, तो ये उसका हम कहते हैं वीक के कितने पैसे होने चाहिए, और जब 6 माह की वो बैंक स्टेटमेंट दिखानी है तो उसमें कितने पैसे होने चाहिए, कितने हजार पाउंड होना चाहिए? अगर वीक के आप दिखाते हैं उसमें तो फिर आपको एंड में उसमें ज्यादा पैसे रखने हैं या कम पैसे रखने हैं? और ये भी हो सकता है कि आप हर वीक ना जमा करवाएं, आप दो वीक के बाद ज्यादा पैसे जमा करवा दें। प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा पूछना मुझे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इस तरह की अगर मिस्टेक्स होती हैं तो इमिग्रेशन वाले समझ जाते हैं कोई ना कोई चक्कर है, क्योंकि जनरली अगर कोई आदमी कहीं पे काम करता है तो हर फ्राइडे उसको वेजेस मिल जाते हैं, या अगर मंथली मिले तो हर मंथ एंड पे मिलते हैं वेजेस। तो ये नहीं होता है कि वेजेस आपको जब एम्प्लॉयर की मर्जी है उसको ना दे। इस मुल्क में एक सिस्टम है, ये एवरी वीक मिलते हैं या एवरी मंथली मिलते हैं, और वो जो पैसे हों, वो जो आपकी पे स्लिप्स है उसके मुताबिक पैसे आपके बैंक में गए हों। तो ये अगर 6 महीने तक किसी आदमी ने काम किया और उसकी इनकम 18,600 पाउंड ईयरली जो बनती है और मंथली तकरीबन 1650 पाउंड बनती है, तो ये अगर 6 महीने तक उसकी पे स्लिप्स हों और पैसे बैंक में भी गए हों तो फिर 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि जब आपका दिल चाहे उस वक्त पैसे जमा करवाएं। तो ज़्यादा बेहतर है कि जब जिस रोज़ वेजेस मिले उसी दिन बैंक में जाने चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मैं सिर्फ इमिग्रेशन के मतलब या कोई दूसरा भी सवाल इंश्योरेंस के मतलब भी पूछ सकता हूँ? उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आपको ज्यादा बेहतर है किसी ऐसे वकील से कांटेक्ट करें जो कि इंश्योरेंस में माहिर हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा नेक्स्ट ईयर जो है वो IRQ है। मेरे हस्बैंड यहाँ पर सेटल्ड हैं ब्रिटिश, और मेरे 2 बेबीज हैं और वो भी जो है उनके पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास जो है मेरा जो है वो नेक्स्ट ईयर ड्यू है। ठीक। जो मेरी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं अभी, और वो वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो लेना है तो हाउसिंग बेनिफिट क्या हम ले सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, चूंकि रूल्स में ये लिखा है कि जब आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करें वो चेक करते हैं आप इस काबिल हों कि अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकें, तभी आप इंडेफिनिट स्टे आपको मिलेगा। यही चीज़ थी जब आप यूके में आई थी, जब आपने अप्लाई किया था अपने सेटलमेंट के वीज़े के लिए, तो आपके हस्बैंड ने एस्टैब्लिश किया था कि वो आपको यहाँ पे मेंटेन अकोमोडेट कर सकते। अगर उन्हें एस्टैब्लिश ना किया होता आपको वीज़ा ही नहीं मिलता। तो अगर आप बेनिफिट्स के ऊपर हैं तो फिर मेरा अपना यही तजर्बा है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, और फिर वो कोर्ट्स के चक्करों में जब जाते हैं तो जितने पैसे आपने लिए होते हैं इससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ना लेक्सी में केस डाला था 2009 में दिसंबर में, और उसके बाद मैं साइन आउट पे गया था लास्ट वीक, तो उन्होंने मेरा ना रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन रिफ्यूज किया था वो 2011 में 19 दिसंबर को फरवरी को किया था। ठीक है। तो वो अभी 19 फरवरी को किया, लेकिन मेरे सोलिसिटर को कोई भी लेटर नहीं मिला। मैं जब उनके बार बार पूछने के बाद, मेरे रिपोर्टिंग पे जाने के बाद, उन्होंने मुझे बोला कि आप का तो केस रिफ्यूज किया। उन्होंने मुझे प्रिंट करके दिया उधर ही साइनों पे, और अभी मुझे बोला गया कि आप अपनी कंट्री को वापस चल जाओ क्योंकि आपका कोई बेसिस स्टेटस नहीं है जहाँ पर। लेकिन मैं अपने पार्टनर के साथ रह रहा हूँ इधर 11 साल से, मुझे 12 साल हो रहे हैं इधर। तो क्या मेरा कुछ, मैं उसको अपने बच्ची के साथ हो, वो मेरी स्टेप डॉटर है, उसके साथ में क्या अपना कोई केस ऐसा कुछ कर सकता हूँ? जी कर सकता हूँ। लेक्सी में भी मैं लगा सकता हूँ या क्या इसका कुछ आगे फ्रेश एप्लीकेशन डालूं या फिर लेक्सी को ही फाइट करूँ? वो क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया, मैं साइन पे भी जा रहा हूँ लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया रिफ्यूज किया उनको। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपका केस अगर रिफ्यूज हुआ था तो अभी आपके नोटिस में आया, अभी उन्होंने आपको वो प्रिंट आउट दिया, आपके वकील को कोई इतला नहीं मिली थी, तो आप अगर चाहें तो इसको आप हाईकोर्ट में ले जा सकते हैं जुडिशल रिव्यू में। चूंकि अगर हजारों की तादाद में लोगों को लेगेसी में स्टे मिला तो आपको भी मिलना चाहिए था। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर पार्टनर के साथ 11 ईयर्स के सह रहे हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पे, तो आप उस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उस बेस पे भी आपके चांसेस हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, तो आप दोनों भी आप अवेल कर सकते हैं और या कोई एक इनमें से अवेल कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिसबा बात कर रही हूँ जी। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि मैं अब्बू की डिपेंडेंट आई थी यहाँ पे, तो मेरे अब्बू को 5 साल हुए हैं, तो मुझे 2 साल हुए हैं, लेकिन मैं अब्बू
मेरी जो एज है तो वो 20 साल हो गई है, लेकिन मैं अब्बू के साथ अप्लाई कर सकती हूँ G20 के लिए या मेरा अलग से जाएगा? तो अभी आपका वीजा क्या डिपेंडेंट वीजा है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप ड्रॉप कर गई हैं। तो अगर तो आपका कोई डिपेंडेंट वीजा है तो आपके अब्बू के साथ लगा हुआ, तो जब वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आप भी इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, जरा जोर से बात करें। अच्छा सर, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, अकील अहमद नाम है मेरा, आजाद कश्मीर से। अच्छा फरमाइए। तो मेरी एक कज़न है, उनकी शादी जो है यूके में हुई थी, मगर वो अभी तक स्टिल 3 ईयर से यहीं पे है। उनकी एक बेबी की बर्थ यहाँ पे पाकिस्तान में हुई है। उसके हवाले से ये पूछना था कि उनकी जो बेबी है उसका जो पासपोर्ट है, क्या ये डायरेक्टली ब्रिटिश होगा या उसका पाकिस्तानी होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो उनके जो फादर थे वो ब्रिटिश हैं तो वो वहाँ बच्चे के पासपोर्ट के लिए ब्रिटिश एम्बेसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने पूछना था कि हमारा ना केस तकरीबन 7 साल हो गए, हमने अभी डाला अपना केस ह्यूमन राइट में, ठीक है? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया 2 दफा। अभी फिर उन्होंने रिफ्यूज किया है तो उन्होंने कहा है कि अपनी डिटेल सारी दो। क्या हमें ह्यूमन राइट पर वीजा मिलेगा कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी डैडी को तो मिल गया है ह्यूमन राइट पर। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपका केस उन्हें किसी वजह से रिफ्यूज कर दिया तो ज्यादा बेहतर है इसको आगे कोर्ट में ले जाएं, तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर ले, उनको पेपर दिखाएं तो इसको आगे अदालत में ले जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं मुनीर अहमद बोल रहा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 5 ਮੰਥ ਅਗੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਤੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ मतलब है करो। ठीक। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो आपकी एप्लीकेशन है मुझे लगता है कि वो 9 जुलाई से पहले की थी, तो उस वक्त रूल जो है तो वो थोड़े लीनियंट थे, तो अभी रूल्स काफ़ी सख्त हो गए। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप अपील कर दें, क्योंकि अगर आप नए रूल में नई एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें वो जो क्राइटेरिया है इसका थ्रेशोल्ड जो है, जो रकम आपसे मांगते हैं, जो आपकी इनकम मांगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेहतर इसमें अपील कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर पहली दफा मैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। सवाल ये है कि आया मुझे जाके होम ऑफिस लेना पड़ेगा या कि मुझे पोस्ट से भेजना पड़ेगा, और अगर इसका कोई फीस है तो वो कितनी है, और अगर कोई फॉर्म फिल करना है तो वो कितना है, वो कौन सा है, और एक और आईडी कार्ड जो बताते हैं वो क्या है, और पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो क्या है। मैं फोन बंद करती हूँ, आप अगर मुझे प्लीज आंसर दें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अब मुझे पता नहीं आपके पास नेशनलिटी है या नहीं है। अगर तो आपको नेशनलिटी मिल चुकी है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं कि आप ब्रिटिश नेशनल हो। अगर आपको नेशनलिटी मिल चुकी है तो इसका तरीका ये है, आप डाकखाने में चले जाएँ, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, तो आप पूर करके फ़ी के साथ या तो पासपोर्ट ऑफिस को भेज सकती हैं पासपोर्ट के लिए, या फिर वापस डाकखाने वालों को भी दे सकती हैं। तो डाकखाने वाले कुछ फ़ी लेते हैं और उसमें वो चेक करके आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं, तो 5-6 वीक में या 4-5 वीक में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें, मुझे लगता है। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे पूछना था, वो मेरा इंडेफिनेट आया हुआ था, लेकिन आई लॉस्ट माय इंडेफिनेट। अच्छा तो फिर उसके लिए, और बेसिकली मैंने पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी टिकट भी खरीदा हुआ है, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। तो काइंडली आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं, मैं प्रीमियम सर्विस के थ्रू जा सकता हूँ और सीधा सीधा उसको वो होम ऑफिस से स्टिकर एंडोर्समेंट कर लूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान एम्बेसी पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना है।
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, तो ज़्यादा बेहतर है वो आप प्रीमियम सर्विस है कि उसमें 650 पाउंड लेते हैं तो उसी वक्त स्टैंप करके देते हैं, बशर्ते कि आपके पास स्टेटस लेटर हो, आपके पास पासपोर्ट हो, तो उसी दिन वो जो है स्टेटस आपका पासपोर्ट के ऊपर करके देते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुम हो गया है तो फिर भी अगर आपके पास कोई कापी या कोई और डॉक्यूमेंट है तो ज़्यादा बेहतर है फिर प्रीमियम सर्विस में चले जाएँ, क्योंकि प्रीमियम सर्विस में पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन सेम डे उसका डिसीजन कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप डाक में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डाक में अगर अप्लाई करेंगे उसमें 4 से 6 महीने लग सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे अपनी मदर के बारे में पूछना था कि वो यहाँ पे सेटलमेंट वीजा पे आई थी और 2 साल पूरे होने के बाद मार्च में हमने उनके इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। और इंडेफिनेट अप्लाई करने के बाद हुआ ये कि मेरे जो डैड है उनकी तबीयत मतलब उनकी आई साइट का प्रॉब्लम हो गया और वो बिल्कुल उनकी आई साइट बिल्कुल चली गई। तो इसके बाद उन्होंने मतलब बेनिफिट्स वगैरह लेने शुरू कर दिया, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। और मेरी मदर क्योंकि उनकी देखभाल कर रही थी तो केयर अलाउंस ले रही थी। तो पूछना था कि उनके इंडेफिनेट पे कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हमने उसके बाद मार्च के बाद उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी और मार्च के बाद उन्होंने अप्लाई किए थे और अब काफ़ी अर्सा हो गया, हमें होम ऑफिस से भी कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, क्योंकि हम उनको चेज अप भी कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, पर वो स्टिल कह रहे हैं कि आप वेट करें। तो क्या कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, हम लोग क्या करें, प्लीज आप बता देंगे कि। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अब यही कि आपने एप्लीकेशन मार्च के बाद की हुई है, उसका आप वेट करेंगे कि क्या फैसला होगा। आप देखें इमिग्रेशन वाले क्या फैसला करते हैं। रूल्स में यही कहते हैं कि अगर कोई आदमी या फैमिली बेनिफिट्स के ऊपर हो तो उसको आमतौर पर एक्सटेंशन नहीं देते हैं। तो आपके केस में क्या डिसीजन करते हैं, जस्ट वेट करें। तो होम ऑफिस वाले आजकल इस केस का तकरीबन 6 महीने लेते हैं, तो अगर आपने मार्च के बाद अप्लाई किया था तो इसका मतलब है एनी टाइम आपका डिसीजन आ जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब ऐसा है कि मैं इधर आया हुआ हूँ स्टूडेंट। अच्छा। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे ब्रिटिश हैं, लेकिन मेरी जो एज कैटेगरी है वो अबव 35 है। मेरी फैमिली और मेरे बच्चे भी यहाँ पे हैं। मेरी वालिदैन की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि उनकी एज अ जो केयरर है उनके तौर पे अप्लाई किया जाए और डिस्क्रिप्शनरी लीव के लिए अप्लाई किया जाए। तो क्या मेरे से कहा मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेवल 7 डिप्लोमा कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या मेरे सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की बेसिस पे जो कि ब्रिटिश नेशनल हैं उनकी बेसिस पे मैं अप्लाई कर सकूं डिस्क्रिप्शनरी लीव के लिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं मुझे इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कैरियर की कोई कैटेगरी नहीं है। तो दूसरा आप स्टूडेंट यहाँ पे हैं तो मुझे इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं लग सकते, ज़्यादा किसी और कैटेगरी में अगर आप अप्लीकेशन करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था, मेरा बेटा ना पाकिस्तान उसने शादी की थी तो उसकी बीवी बेटा उसके वही पाकिस्तान पैदा हुआ है। अच्छा। तो उसकी बीवी का पेपर जमा करवाए थे, उसका वीजा आ गया 2 साल का स्पोर्ट्स वीजा, और उसके बेटे का भी पासपोर्ट जमा करवाया पेपर। उसके बेटे का 7 हफ्ते हो गए हैं तो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। वो उधर बैठी हुई है, कोई मतलब अगर लेट हो जाएगी तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी आपकी प्लीज तफसील से बता दें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ वेट करें कि उसका बेटे का जब वीज़ा लग जाए तो उसके बाद फिर माँ और बेटा दोनों यहाँ पे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उनको वैसे भी मुझे लगता है 27 महीने का वीज़ा मिला होगा, तो किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बच्चे का सर वेट कर लें, तो जो ही उसका वीज़ा मिलता है तो फिर दोनों इधर चले आएँ। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम हुआ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप TV देखते रहिएगा, चंद मिनट्स में ब्रेक के उस पार आपसे फिर मुलाकात होती है।